के लिए। तो हमारी यहाँ जर्नी स्टार्ट होती है। पहली वीडियो है जिसके अंदर हम लोग आज अजमेर शरीफ से स्टार्टिंग करेंगे। ये हमारी ब्लॉग्स की पहली वीडियो होगी। आप देख सकते हैं मेरे साथ में है शाज़मा, इकरा और इस्लाम साहब। पहुँच चुके हैं आज अपनी ट्रेन के अंदर जो सराय रोहिल्ला से अजमेर जाने के लिए तैयार है। आगे की जर्नी आपको दिखाते हैं जहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे और बीच बीच के आपको नज़ारे भी जरूर दिखाए जाएंगे। रिवाड़ी जंक्शन पे दिल्ली सराय रोहिल्ला से बाद दिल्ली कैंट के बाद में रिवाड़ी जंक्शन पे जैसे जैसे हम आगे चलते रहेंगे आगे कवरेज देते रहेंगे। ठंडा पानी का बोतल। इस्लाम भाई बुक्कड़ जो खाना चालू कर दिया इसी रास्ते में। और ये शाज़मा ही बुक्कड़ है, इसने भी खाना चालू कर दिया। हाँ, ये सब लोग साथ में खाना चालू कर दिया। आगे भी आए थे तो फिर खा रहे हैं। दोनों लोग तुम्हारी आज हम आए हैं अन्ना सागर। शताब्दी के मध्य में 1135 से 1150 ईस्वी में करवाया था। हालांकि
जा सकते हैं और वहाँ एक रेस्टोरेंट है जहाँ एक खाना नाश्ता कुछ फास्ट फूड वगैरह बहुत ही मुनासिब दामों पे आपको मिलते हैं। तकरीबन यहाँ से 120 रुपये किराया दे करके आप उस टापू पे जा सकते हैं और बोट का मज़ा भी ले सकते हैं। 15 साल के बच्चे का टिकट करीब 90 रुपये और उससे ज़्यादा उम्र वालों का टिकट 120 रुपये यहाँ लगभग है। बाकी आप बोट में बैठने के बाद जो लाइफ गार्ड जैकेट है उसको पहनना अनिवार्य है, क्योंकि झील की गहराई का कुछ अंदाज़ा नहीं है और वो आपके लिए बेहतर है। अगर आप पहनते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी घटना भी हो सकती है। तो आपकी सहूलियत के लिए प्रशासन ने हर माकूल इंतज़ाम किए हैं। मेरे साथ शाज़मा और मेरी नेफ्यू भांजी इकरा अली और मेरे दोस्त इस्लाम खान, सभी लोगों ने हम इस बोट पे बैठ के इसका मज़ा लिया और अन्ना सागर के अंदर बहुत ही अच्छा लगता है। आप जब भी अजमेर शरीफ आएँ तो अन्ना सागर में ज़रूर आएँ। अगर आप सागर का लुत्फ़ नहीं भी लेंगे और उसके बाहर अगर आप वहाँ की जो इमारत है वहाँ भी बैठते हैं तो आपको पूरा दिन का वक्त ये पता नहीं लगेगा कि किस तरीके से इतना वक्त आपका गुज़र गया। अन्ना सागर एक बेहतरीन जगह है। यहाँ के बारे में और भी ऐसी बहुत सी बातें जानने लायक हैं, जैसे कि ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने खादिम से कासा लेकर के वज़ू का पानी लेने के लिए अपील की और वो वहाँ पहुँचे और वहाँ जाने के बाद महाराणा प्रताप के सिपाहियों ने उन्हें पानी भरने नहीं दिया और उनका मजाक भी उड़ाया गया। उन्होंने वापस जा कर के ख्वाजा साहब की बारगाह के अंदर ये माजरा बयान किया और कहा कि ख्वाजा साहब, उन लोगों ने मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाया और मुझे पानी भी नहीं लेने दिया। मैंने उनसे कहा कि शायद ही कोई दुनिया का ऐसा इंसान होगा जो जानवर को भी पानी पीने से नहीं मना करता और आप एक इंसान को मना कर रहे हैं। ख्वाजा साहब ने थोड़ी देर सोचा और कहा कि जाइए, एक दफ़ा फिर जाइए और उनसे कहिए कि आप मुझे सिर्फ़ एक कासा पानी लेने दीजिए, उसके बाद में हम लोग अपना इंतज़ाम कर लेंगे। उसने उसी तरीके से ख्वाजा साहब के कहने के मुताबिक फिर वो वहीं पहुंचा और जा कर के उसने दरियाफ़्त की कि मुझे आप एक कासा पानी ले लेने दीजिए, हम बाकी अपना इंतज़ाम कर लेंगे। सैनिकों ने उनका मजाक उड़ाया और कहा चलिए ठीक है, एक कासा पानी ले लीजिए। जब वो एक कासा पानी लेके चले गए तो सैनिक देखते हैं कि पूरा तालाब सूख चुका है और पानी का उसमें अब कतरा भी नहीं है। तभी वहाँ की मुस्लिम औरतें और वहाँ की और ख़वातीनें, जिन लोगों ने ये देखा माजरा के अन्ना सागर का पानी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है और अब हम लोगों के लिए पानी का कोई ज़राया नहीं है, क्योंकि पानी पीने के लिए अन्ना सागर का ही पानी इस्तेमाल किया जाता था। ये बात महाराणा प्रताप तक पहुंची तो उन्होंने कहा कि ठीक है, ये गलती हो गई है लेकिन आइंदा ऐसी नहीं होगी। तो ख्वाजा गरीब नवाज़ ने अपने खादिम से कहा कि जाओ, ये कासे का पानी वापसी उसी में पलट दो, और जब वो पानी लेके जाता है और पलटते हैं तो वापसी फिर उसी तरीके से अन्ना सागर फुल हो जाता है। अब समुंदर से कह दो कि मुझे प्यास नहीं, और पानी का कतरा भी मेरे पास नहीं, और वक्त की आंधी उड़ा ले गई खत भी तेरे, ले तेरी अमानत भी कोई मेरे पास नहीं। जहालत के अंधेरे सब मिटा कर लौट आया हूँ, मैं सारी किताबें जला के लौट आया हूँ। वो बैठी रेल में अब भी सिसक रही होगी,
मैं अपना हाथ हिला करके लौट आया। मेरे दोस्तों, ये अब सफ़र का आखिरी पड़ाव है जहाँ इंसान को हर एक उस सफ़र से लौट के अपने मकाम पे वापस जाना होता है। यहाँ बैठकर जो चीज़ें मैंने एहसास की और जिन बातों को नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि आप दुनिया में कहीं भी घूम लीजिए, लेकिन लौट के आपको अपने उसी परिवार के पास आना है, क्योंकि वो परिवार ही होता है जिसके लिए इंसान अपनी ज़िंदगी को लगाता है, अपनी ज़िंदगी की हर एक उन खुशियों को निछावर करता है। लेकिन जब कभी वो अपने घर से दूर कहीं जाता है, वो कहीं बैठा होता है, तो उसको एहसास होता है कि हाँ, दुनिया में एक परिवार भी एक अलग चीज़ है, और परिवार से जुड़े हुए लोग भी शायद समाज को और दुनिया को समझते हैं। जिस इंसान को अपने परिवार से मोहब्बत नहीं, वो दुनिया में किसी से मोहब्बत नहीं कर सकता। समाज हमें उस दिशा की ओर जब ले जाता है जैसा हम चाहते हैं। अगर हम नहीं चाहेंगे तो समाज हमें कहीं और नहीं ले जा सकता, क्योंकि इंसान की फितरत है कि इंसान एक दूसरे को देख करके अपने आप को बदल लेता है। लेकिन जिसके दिल में मोहब्बत है वो कभी भी समाज की तरफ तो चलता है, लेकिन अपने परिवार, अपने हक, अपने हुकूक, इन सब बातों को कभी नज़रअंदाज नहीं करता। सफ़र एक वो चीज़ है कि सफ़र जहाँ ख़त्म, वहाँ से एक नई ज़िंदगी चालू होती है, क्योंकि सफ़र एक ज़िंदगी का सफ़र होता है और एक जगह से दूसरी जगह जाने को भी सफ़र कहा जाता है। इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में किसी परेशानी में मुब्तला है तो वो सफ़र ज़रूर करे, क्योंकि सफ़र करने से उसकी परेशानियाँ दूर होती हैं और उसके मिजाज में खुशियाँ तब्दील होती हैं। वो अपने परिवार से और खुश होकर मिलता है, क्योंकि बनी के चेहरे पे लाखों निसार होते हैं, बिगड़ी के तो गुल भी खार होते हैं। इंसान अपने आप को जिस माहौल में ढालना चाहे वो ढाल सकता है, और हर सुबह की एक शाम होती है